आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं इनवाइट करूंगा जनरल प्रमोद सहगल अंकल को कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। नमस्कार और शुभकामनाएं। मैं गुरुजी को बहुत सालों से जानता था, उनसे बहुत अच्छी मेरी पर्सनल फ्रेंडशिप थी, उसके बारे में बहुत चर्चा करूंगा। 2 घंटे पहले मेरी विक्रम जी से बात हो रही थी और मैं उनको अपने करियर के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा लाजमी है कि अपने बारे में भी कुछ संगत को बताना। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैं फौज के साथ तकरीबन 41 साल जुड़ा रहा। मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी है, 65 की, 71 की और 99। मैं एक हवाई चालक भी हूँ और डीप सी डाइवर भी हूँ। और जहाँ हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी कारगिल में और अभी लद्दाख में, उस इलाके में मैं हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था 4 साल के लिए। उस तमाम इलाके को अपने हाथों के लकीरों से बेहतर जानता हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैंने कुछ ऐसा काम किया जो आमतौर पे फौजी अफसर या कोई और नहीं करते। मुझे 10 दिन के अंदर अंदर MD नियुक्त किया रिलायंस ने। बहुत बड़ा जंप था स्टेटस में, वर्क्स में, सैलरी में। मैंने उसको इनकार कर दिया क्योंकि मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहता था। उसके बाद में मुझे कमेटी ने अपना डायरेक्टर नियुक्त किया, उनको भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं वास्तव में सोशल वर्क करना चाहता था। और तब से लेके 2002 से जब मैं रिटायर हुआ, तब से लेके अभी तक मैं हिंदुस्तान के 25 स्टेट में गरीब बच्चों को, 15 लाख गरीब बच्चों को खड़ा कर चुका हूँ। मैं उनको जाके संबोधित करता हूँ कि आज के माहौल में अच्छी रोजी रोटी कमाने के लिए उनको क्या करना है। साथ ही साथ सरकार के न्योते के ऊपर मुझे कहा गया कि 36,000 जो RSS स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को बताया जाए कि स्टैंड अप इंडिया क्या है, स्किल बेस्ड क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है। तो मैंने यूपी के तमाम प्रिंसिपल्स को संबोधित किया, उनको ट्रेन कर दिया। उसके बाद में हिंदुस्तान की जो सबसे शिक्षित और पढ़ी लिखी स्टेट है केरला में गया, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वहां भी 98% लोगों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, चांसलर्स को, वाइस चांसलर को कोई आइडिया नहीं था कि स्किल बेस्ड एजुकेशन या स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया है क्या। उसके बावजूद मैंने तकरीबन 1 लाख प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को ट्रेन कर चुका हूँ। साथ ही साथ मुझे एक मौका मिला बहुत बड़े काम पे सोशल वर्क करने का। मैं 2004 में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जैन संगठन, उसका नोडल डायरेक्टर था। ये संस्था जो है विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल और विमेन एम्पावरमेंट में काम करता है और डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको याद होगा दिसंबर 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई, 400 स्कूल और 10 हॉस्पिटल 30 सेकंड में खत्म हो गए। यानी दूसरे लफ्जों में अंडमान निकोबार आइलैंड में बच्चों की पढ़ाई के लिए ना तो कोई स्कूल रहा, ना ही कोई हेल्थ केयर का साधन रहा। एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन मैंने हिंदुस्तान के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से अपील की डोनेशन के लिए, सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से किसी प्रकार से कोई डोनेशन किसी से नहीं मिला। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो सिट ऑन माय हाउंचेस एंड डू नथिंग, अल्टरनेटिवली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच लूं। और बड़ी सोच समझने के बाद में मैंने बिल क्लिंटन फाउंडेशन और बिल गेट्स को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में इतना दम था कि विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज मुझे एक बड़ा मोटा चेक मिला बिल क्लिंटन फाउंडेशन से। तो उसके बाद बाकी सारा जो डोनेशन था वो जैन कम्युनिटी से आया। आज अगर आप एक हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करो तो एक हॉस्पिटल को खड़ा करने में 1.5 साल लग जाता है। स्कूल खड़ा करने की कोशिश करो तो स्कूल को ही खड़ा करने में 1.5 साल लग जाता है। हमने 1.5 साल के अंदर 400 स्कूलों को, 10 हॉस्पिटल को दोबारा खड़ा कर दिया। उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो जिनको कहा जाता था बच्चों का प्रेसिडेंट, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो मेरे प्रधान प्रेसिडेंट बनने से पहले मेरे पर्सनल फ्रेंड थे। मैं उनको अच्छी तरह जानता था। मैंने उनको चिट्ठी लिखी और मैंने कहा कि अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टूट गया है, 500 लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, अगर आप आके मेरे 400 स्कूलों और हॉस्पिटल्स को इनॉग्रेट करें तो मैं 15 से 20 हजार लोग आपके सामने खड़ा कर दूंगा। वो 48 घंटे के अंदर ही वहां पहुंच गए। टू कट दी एंटायर स्टोरी शॉर्ट, मैं बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। फिर श्री रविशंकर जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जम्मू कश्मीर के जनरेशन नेक्स्ट को, युवकों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ो, आगे बहुत लेट हो चुका है। और मैं तकरीबन 4 साल तक लगातार उन इलाकों में जाता रहा जहां फिस्टे भी जाने में घबराते हैं। और हर साल वहां पे मैंने 30 से 40 हजार युवकों को पुलवामा में, शोपियां में, कुलगाम में, अनंतनाग में और साउथ एंड सेंट्रल कश्मीर में हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि रोज शाम को पाकिस्तान टीवी में मेरी फोटो दिखाई जाती थी। तो कहा जाता था कि ये जो रिटायर्ड जवान है फौज के, ये कश्मीर की भावी आजादी के लिए खतरनाक खतरा है
इनका हर हालत में मार दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी फौजी तो डरते नहीं। मैं 4 साल तक कार्रवाई करता रहा और मेरे को शुरू में मीडिया का बड़ा ऑपोजिशन था, बाद में वहां के मीडिया का भी बड़ा सपोर्ट मिला, वहां के पत्रकारों का सपोर्ट मिला। शुरू में वो मेरे को कहते थे आप कश्मीर में क्यों बार बार आते हो, आप हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, यहाँ किस लिए आते हो। तो मैंने उनको बताया कि कश्मीर में सबसे पहले जो इंडियन गवर्नर थे श्री पंडितदास सहगल, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो मैं तो अपने ही बच्चों को सिंचाई, उनके उनके उनकी उनकी जिंदगी में रोजी रोटी कमाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आता हूँ। उसके बाद वो मेरे बड़े फेवर में हो गए। जहां तक गुरुजी का ताल्लुक है, मैं केवल वो बातें बताऊंगा जो मैंने अपने कानों से सुनी है और अपनी आंखों से देखा है। मेरी गुरुजी से मुलाकात सबसे पहले हुई 1987 में। उस समय आपको याद होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर पूरे पंजाब में आतंकवाद था। तो मैंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुना हुआ था। मैं गुरदासपुर शहर में था, सिटी में एक रेजिमेंट थी, और तिबरी कंटोनमेंट, जो गुरदासपुर की कंटोनमेंट है वहां तिबरी है, वहां 2 ब्रिगेड थी, 96 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 86 इन्फेंट्री ब्रिगेड। 86 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे ब्रिगेडियर कटोच। वो गुरुजी के बड़े जानने वाले थे, गुरुजी से उनकी बड़ी यारी दोस्ती थी। वो गुरुजी उनकी वाइफ को ट्रीट कर रहे थे। उनकी वाइफ कई सालों से माइग्रेन से सफर करती थी, तो गुरुजी ने उनकी माइग्रेन को काफी हद तक सही कर दिया। तो एक संडे को मेरे को ब्रिगेडियर कटोच ने गुरुजी के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। एक संडे को उन्होंने मेरे को रिंग किया कि आधे घंटे के अंदर गुरुजी आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया गुरुजी कौन है और मैं चाहता हूँ कि आप भी आ जाइए मेरे घर में, उनसे मिलिए। जब मैं उधर उनके घर में पहुंचा तो गुरुजी ऑलरेडी आ चुके थे, क्योंकि गुरदासपुर शहर से तैयार होकर वहां जाने में मेरे को तकरीबन 1 घंटा लगा। गुरुजी आ चुके थे। तो जब मैं वहां, तो या तो गुरुजी थे, ब्रिगेडियर कटोच थे, मिस्टर कटोच थे, उनका डिप्टी कमांडर थे, और डिप्टी कमांडर की वाइफ और मैं। उस समय गुरुजी मेरी तरफ देखते रहे, कोई बातचीत नहीं की। थोड़ी देर बाद मैंने मुझसे पूछा उन्होंने कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा प्रमोद। शादीशुदा है। मैंने कहा हाँ जी शादीशुदा हूँ। आपकी वाइफ का क्या नाम है। मैंने कहा प्रतिमा। मुस्कुरा के बोले आपकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है, प्रतिमा जो है बहुत अच्छा साथ आपको देंगी, लेकिन उनको बहुत जबरदस्त कोई तकलीफ है इंटेस्टाइन्स में, आप उनको ले आइए, ठीक कर दूंगा, नहीं तो साथ छोड़कर चली जाएगी। मैं बड़ा अचंभित हुआ कि ना तो पहले मेरे को मिले हुए, ना प्रतिमा को मिले हुए, वो कैसे मेरे को कह रहे हैं कि उनके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उनको ले आइए, ठीक कर दूंगा। इट इज अ फैक्ट कि मेरी वाइफ को इंटेस्टाइन में बड़ी प्रॉब्लम थी। तकरीबन दिल्ली के हर हॉस्पिटल में वो एडमिट हो चुकी थी, किसी की ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रही थी, और हर दिन तकरीबन उनको 20 से 25 लूज मोशन आती थी। लेकिन गुरुजी बिना उनको मिले हुए कैसे जान गए, कैसे पहचान गए, मेरे को हैरानी हुई। लेकिन मैं उस समय मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। तब ब्रिगेडियर कटोच ने कहा कि मेरे एक डीक्यू है जिसकी नई नई शादी हुई है, बहुत ही होनहार इंसान है, गॉड फेयरिंग है, उसको हार्ट अटैक हो गया है और मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ कर सके तो उसका इलाज कीजिए। गुरुजी ने कहा कि ये अफसर कहाँ है। उन्होंने कहा इधर ही तिबरी में है। उन्होंने कहा उसको जरा बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। जब वो अफसर आया तो गुरुजी ने उनको कहा नीचे बेटे बैठ जाओ, और थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद एकदम अचानक उन्होंने बहुत जोर से उसकी पीठ पर मुक्का मारा, तो बोला चल तेरा हृदय का प्रॉब्लम जो है दुरुस्त हो गया। किस डॉक्टर ने कहा तेरे को कार्डियक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा एमएच अमृतसर में जो कार्डियक स्पेशलिस्ट है उसने कहा था, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसने कहा था कि हार्ट में प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम एडवांस है। उन्होंने कहा कल जाइए दोबारा उस हॉस्पिटल में, उनको बोलिए आपका ईसीजी करें, एक्सरे करें, जो करना चाहते हैं, सीटी स्कैन कर ले, जो करना चाहते हैं, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हमने दूर कर दी। तो वास्तव में अगले दिन वो अफसर वहां गया अमृतसर हॉस्पिटल में, and cardiac surgeon was absolutely surprised to see that there was no trace of the heart problem at all. That was my first interaction with Guruji. फिर थोड़े दिन के बाद में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही थी फिरोजपुर में, जिसमें ब्रिगेडियर कटोच ने भी जाना था, मैंने भी जाना था। फिरोजपुर पहुंचने के लिए गुरदासपुर से 2 रास्ते थे, एक वाया अमृतसर और दूसरा थोड़ा लंबा रास्ता था वाया जलंधर। तो ब्रिगेडियर कटोच ने मेरे को कहा वी विल गो वाया जलंधर, रास्ते में गुरुजी से मिलेंगे, और कहा कि मेरी वाइफ भी साथ में जा रही है, मेरा डिप्टी भी साथ में जा रहा है, उसकी वाइफ भी जा रही है, हम आगे फिरोजपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, मेरा डिप्टी दोनों लेडीज को लेकर वापस आ जाएगा। जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी दरबार में बैठे थे, तकरीबन 100 लोग थे, छोटा हॉल था, तकरीबन 100 लोग थे।
हम यूनिफॉर्म में थे, हम सबसे पीछे बैठे। तो गुरुजी मुस्कुराए तो बोले, ताकि एक आगे लड़की बैठी थी कि बड़ी दूर से आए, गर्मी है, गर्मी का महीना था, जून का महीना था, इनको पानी पिलाइए। हमारे सामने वॉश बेसिन से 4 गिलासों में, स्टील के गिलास से 4-5 गिलासों में पानी भरा गया। हर गिलास गुरुजी को दिया गया। गुरुजी ने गिलास को देखा, कुछ मुंदर पड़ा और उसको दे दिया कि हमको पिलाए। जब मैं पानी पिया तो पानी में बहुत ही जबरदस्त अजीब किस्म की बड़ी अच्छी स्मेल और टेस्ट था। तो मैंने बड़े आहिस्ते से विस्पर किया ब्रिगेडियर कटोच को और मिस्टर कटोच को कि इसमें गुरुजी ने कुछ मिलाया है, ये नहीं हो सकता कि पानी में इतनी जबरदस्त सुगंध है। एनीवे, वो मेरी स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता था कि गुरुजी सुन सकते थे, क्योंकि काफी डिस्टेंस पर थे और हम काफी दूर बैठे थे और मैंने सिर्फ विस्पर किया था। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने कहा, आप लोगों ने फिरोजपुर जाना है, पहले मैं आप लोगों से मिलूंगा। तो एक अलग कमरे में चले गए, तो वहां उन्होंने ब्रिगेडियर कटोच को बुलाया। 10 मिनट के बाद उन्होंने मिस्टर कटोच को बुलाया। उसके 1-2 मिनट के बाद उन्होंने डिप्टी कमांडर थे कर्नल साहब, उनको बुलाया, फिर उनकी वाइफ को बुलाया और 10 मिनट में कहा कि वो जो आपके साथ कर्नल साहब है, कर्नल सहगल, उनको भी बुला लीजिए। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे को देखकर मुस्कुराए तो कहते हैं कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, चलो ताकि इन सबको चाय पिलाइए मेरे माध्यम से, लेकिन कर्नल सहगल को आप खुद ही हैंड ओवर करेंगे, मैं नहीं दूंगा। तो जब मेरे को चाय दी गई तो उस चाय में भी जबरदस्त सुगंध थी और बहुत ही फर्स्ट क्लास टेस्ट था। आई वाज वेरी सरप्राइज कि बाकी सबको तो उन्होंने चाय खुद पकड़ के कुछ मंत्र पड़ा, मेरे को डायरेक्टली उस लेडी ने दिया कि देयर इज सम पावर इन दिस जेंटलमैन। एनीवे, उस समय भी मैं इतना उनसे प्रभावित नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि देखो, आप और कटोच जो हो फिरोजपुर जा रहे हो, उस समय आतंकवाद बड़ा जबरदस्त फैला हुआ था, जर्नी तकरीबन 5 से 6 घंटे की लंबी थी। उन्होंने कहा रास्ते में किसी हालत में रुकना नहीं, अगर आप रुके तो आपके ऊपर आतंकवादी हमला हो सकता है। आप दोनों एक ही गाड़ी में जाओ तो दूसरी गाड़ी को स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल करो। तो ब्रिगेडियर कटोच ने कहा कि 5-6 घंटे में रास्ते में एक तो भाई तो रुकना पड़ेगा फॉर ईजिंग। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं जिसकी बदौलत आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जब तक आप फिरोजपुर नहीं पहुंचोगे आपको रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपके सिपाहियों को। और गुरुजी खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ उन्होंने जोड़ लिए और मैं देखा आहिस्ते आहिस्ते उनकी बॉडी जो है ऑलमोस्ट ब्लूइश हो गई, नीली हो गई और उनके हाथ जो थे जुड़े हुए थे वो आहिस्ते आहिस्ते फूलने शुरू हुए और एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट आधे केजी का लड्डू उनके हाथ में बड़ा उन्होंने ब्रिगेडियर कटोच को दे दिया। कहा, इस लड्डू के 3 हिस्से कर दो, एक कर्नल सहगल को दे दो, एक आप और मिसेस कटोच के लिए, एक डिप्टी कमांडर उनकी वाइफ के लिए। तो मेरे को कहा, ये लड्डू जो है तेरे लिए नहीं है, थोड़ा सा तू खा ले, तेरे को पूरे रास्ते में कटोच के पूरे रास्ते में आप लोगों को कोई भूख प्यास नहीं लगेगी और ये लड्डू तेरी वाइफ के लिए है, उसको बोलना रोज थोड़ा थोड़ा खाएगी, उसकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। और मेरे को कहा और ब्रिगेडियर कटोच को कि मैं आपको एक अपनी फोटो दे रहा हूँ। तो मेरे को कहा, ये फोटो जो जब भी पंजाब में आप घूमते हो अपनी यूनिट के बाहर, तो ये फोटो को अपने जेब में रखना, आपको विश्वास हो या नहीं हो अपनी जेब में रखना, ये आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो पूरे 4 साल जब मैं गुरदासपुर में रहा, मैं जब भी रेजिमेंट से बाहर जाता था किसी भी मिशन के लिए, तो मैं गुरुजी की फोटो अपने जेब में रखता था और 4 साल मैंने रेजिमेंट कमांड की। वो 4 सालों में एक भी आतंकवादी हमला मेरे ऊपर नहीं हुआ। आई डिड नॉट लूज अ सिंगल मैन और मशीन। बट जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई तो रेजिमेंट में काफी कैजुअलिटीज वगैरह होनी शुरू हुई। तो यानी दूसरे लफ्जों में साफ तौर पे मुझे नजर आया कि उसमें गुरुजी का हाथ था। और फिर मैं जब फिरोजपुर पहुंचा, वहां एक कर्नल गोविंद राज थे जो मेरे मित्र थे, तो मैं उनके पास पहले ऑफिस में गया। पूरा सूखा था, जून के महीने में कुछ नहीं था। मैंने उसको कहा, यार तेरे इधर बड़े गुलाब की स्मेल आ रही है, तो गुलाब लगा रखा है? कहते नहीं। तो मैंने अपना जब ब्रीफ केस खोला, गुरुजी की मैंने फोटो पहुंच के अपने ब्रीफ केस में डाल दी थी, तो फोटो के साइड से स्मेल आ रही थी। तो थोड़ी देर में गुलाब की स्मेल के बजाय चमेली की स्मेल आनी शुरू हुई, मोतिया की स्मेल आनी शुरू हुई। तो तब पता लगा कि जो फोटो है उस फोटो से स्मेल आ रही है। तो जब मैंने गोविंद राज को उस लड्डू के बारे में बताया तो उसने कहा, मेरे को जरा दिखाओ ये लड्डू क्या, थोड़ा सा मेरे को दो। मेरे से छीन के उसने पूरा का पूरा खुद ही खा लिया।
यानी दूसरे लफ्जों में जो मेरी वाइफ के लिए था वो लड्डू मैं उनको नहीं दे सका। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, दैट वाज माय सेकंड इंटरेक्शन विद गुरुजी। कुछ दिनों के बाद में मेरे को गुरुजी का फोन दोबारा आया, बोला प्रतिमा जी ठीक नहीं है, आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे, आप उनको ले आइए, मैं ठीक कर दूंगा। दिस टाइम आई अगेन स्पोक टू ब्रिगेडियर कटोच। तो ब्रिगेडियर कटोच ने कहा अगर गुरुजी ये कह रहे हैं तो उसको सही मान लीजिए, डोंट टेक इट लाइटली। तो आई टुक 4 और 5 डेज कैजुअल लीव। मैं कैजुअल लीव लेकर दिल्ली आया, अपनी वाइफ को लेकर गया जलंधर, और मैं जलंधर में वहां हमारी एक एडी रेजिमेंट थी 107, उसके मेस में ठहरा। वो रेजिमेंट का मेस तो गुरुजी जो जहाँ रह रहे थे, जहाँ उनका दरबार लगता था, वो तकरीबन 100 मीटर अपार्ट था। उसी सड़क पे राइट साइड में मेस था, लेफ्ट साइड में गुरुजी का। उन्होंने गुरुजी को कहा कि मैं तो कैजुअल लीव लेके आया हूँ 3-4 दिन के लिए, और इधर ही रहूंगा तब तक मेरी वाइफ को ठीक नहीं होते। तो मेरी वाइफ को बोलते थे नकली आंटी। तो जैसे हम पहुंचे, वो मेरे को या मेरी वाइफ को कभी बिठाते इंतजार नहीं करते, सीधा एक कमरे में बुला लिया, तो कहा भाई अपने पति को भी बुला लो। जेब से एक चम्मच निकाला, एल्यूमिनियम या स्टील का चम्मच था, बोले ये कमीज को थोड़ा ऊंचा करो। तो जो धुनी होती है नेवल, उसको बड़ी जोर से उसको चम्मच को प्रेस किया, इतनी जोर से कि वो बच्चू चीखी, और फिर वो चम्मच को देखने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी चम्मच में क्या देख रहे हो? कहते आप भी देख लो। तो मैंने देखा मेरी वाइफ के जो स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स थे वो सारे के सारे चम्मच में आए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि ये चीज है, 3-4 चीजें बोला, इसको सुबह 4-5 बजे आपको 4:30 सूर्योदय से पहले प्रतिमा आपको इसको खाना है, आप ठीक हो जाएगी। तो फिर कहा, उसी दिन प्रतिमा शाम को वापस जा रही थी। इनकी मैंने उस समय शताब्दी तो नहीं होती थी, कोई और ट्रेन होती थी तो डायरेक्टली अमृतसर से चलती थी, जलंधर रुकती थी, लुधियाना रुकती थी, अंबाला और दिल्ली। उस ट्रेन में मैंने इनकी बुकिंग की हुई थी। तो गुरुजी ने कहा कि ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दो, आप 2 घंटे के बाद में डिलक्स में जाइए। तो मेरी वाइफ ने कहा गुरुजी दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे को 20 से 22 बारी टॉयलेट में जाना पड़ता है, वॉशरूम में जाना पड़ता है, और गाड़ी में तो वॉशरूम होता है, डिलक्स बस में कहा वो तो 2-3 जगह रुकेगी, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। तो उन्होंने फिर उनको मेरी वाइफ को लड्डू दे दिया कि ये लड्डू खा लो और यहाँ पानी पी लो, घर पहुंचने तक आपको ना तो टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं will you even not even have a feeling of going towards the toilet. That turned out to be true. और मैं वो चले गए, मेरे को वापस जाना था वॉर एक्सरसाइज के लिए। So I and that war exercise was taking place in Jalandhar only. So I stayed on in Jalandhar. तो मेरे को उन्होंने बोला कि काका, कर्नल साहब बोलते थे, कर्नल साहब आई एम वेरी सॉरी अंकल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपका माइक थोड़ा सा दूर है, प्लीज थोड़ा पास कर लीजिए, आवाज आपकी थोड़ी सी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है जी। तो उन्होंने मेरे को कहा अगले 3 दिन आप इधर ही हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले रोज मेरे को आके मिल लेना। मैं रोज उधर पहुंच जाता था उनके पास, गुरुजी के दरबार में 8 बजे। हम 8 बजे से लेके 12 बजे तक वहीं मैं बैठता था। 12 बजे गुरुजी सबको कहते थे जाने के लिए, वो कपड़े चेंज करते थे। 1 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक गुरुजी और मैं रोज घूमते थे। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिन आप और हम रोज सैर करा करेंगे। दैट्स द टाइम आई रियलाइज कि बड़े पहुंचे हुए शख्स है, बड़े पायस हैं, बड़े गॉड फेयरिंग है, और वो सिर्फ अपने भक्तों के और अपने जानने वालों के घर जाते थे, उन लोगों के घर जिनको वास्तव में गुरुजी की आवश्यकता थी। तो मैं उधर सिर्फ खाते पीते क्या थे, ओनली जूस और फ्रूट, उसके अलावा कुछ नहीं खाते थे। और मेरी जब उनके साथ काफी दोस्ती हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपको ये सारी विद्या और ये सारा ज्ञान और ये सारी चीजें कैसे आई? उन्होंने बोला ये मेरा सब वरदान जो है मेरी वाइफ मदर से है। मैं 4 साल की उम्र में था, मेरे को फलानी जगह ले जाती थी, एक मंदिर में, वहां पे बहुत कुछ बताया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने देखा कि वो काफी ज्यादा पायस आदमी थे, और हर घर में जाते थे तो एक किस्म से इशारा करते थे, अपनी टांग आगे कर देते थे, पाँव या अपनी बाजू आगे कर देते थे, इशारा करते थे कि मेरे को दबाओ। तो मैं काफी उस समय हंसता था, मुस्कुराता था कि गुरु जी क्यों सबको कहते हैं मेरे को दबाने के लिए।
बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जब मैं किसी को दबाने की इजाजत देता हूँ तो वास्तव में उसकी जो एलिमेंट्स है, उसकी बीमारी है, वो खींच कर मैं अपने अंदर संभाल लेता हूँ और उसकी बीमारी उस पर ठीक हो जाती है. एंड ऑल दोज पीपल सेड सो. इससे पहले कि मैं वापस गुरदासपुर जाता, 2 more things I want to tell you. एक लड़की वहां रोज आती थी, काफी दूर से, हिमाचल से कहीं, और कहती थी गुरुजी को मैं रोज सुबह 8 बजे आती हूँ और 12 बजे तक आपसे बैठी रहती हूँ. कभी आप फलाने को बुला लेते हो, बात कर लेते हो, कभी फलाने को बुला करते हो. मैं 1 महीने से रोज आ रही हूँ, अपने मेरे से पूछा नहीं किस लिए आती हो, क्या प्रॉब्लम है. उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता था. तो जब हम जाने लगे, गुरुजी ने चेंज करके हम जाने लगे, तो उसने गुरुजी के पांव पकड़ लिए, तो कहा मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे. तो गुरुजी ने बोला कि बताओ क्या क्या समस्या है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है. तो उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है 5 साल का हो गया है, कि चल नहीं सकता. जैसे ही चलने लगता है तो इसकी लेग्स क्रॉस हो जाती है और मुंह के बाहर गिर जाता है. और डॉक्टर्स के पास, एलोपैथ्स के पास में, होम्योपैथ्स के पास में, आयुर्वेद के पास में इसका कोई इलाज नहीं. कहते जेनेटिक डिफेक्ट है, भगवान के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता. गुरु जी मुस्कुराए, उसको बोले कि मैं बेटे को तो ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तेरे से एक वादा चाहिए. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज. उसने, गुरुजी ने उसको कहा कि तू सही औरत नहीं है. तेरा जो पति है बड़ा गॉड फियरिंग है, बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार आदमी है. एक मैच में माचिस की तीलियां जो होते हैं उस फैक्ट्री में काम करता है. और जब वो फैक्ट्री में काम करने जाता है, तुम सब कुछ उल्टा पुल्टा करती हो, गलत करती हो. वो तुम सब कुछ मेरे को प्रॉमिस करो कि सब कुछ बंद करोगी और पति की सेवा करोगी, तो मैं तेरे बेटे को ठीक करता हूँ. तो उसने प्रॉमिस किया. तो गुरुजी ने कहा कहाँ है तेरा बेटा. कहते मेरे साथ है. उन्होंने बेटे को पकड़ लिया, वो जोर जोर से रोने लग गया. उसको कहा कि तू जाके 100 मीटर दूर खड़ी हो जा, बहुत दूर खड़ी हो जा. और गुरुजी ने उस बेटे को पकड़ कर रखा, बच्चे को. और जब वो 100 मीटर दूर पहुंच गई तो बेटे को कहा जा अपनी माँ के पास जा. तो पहले तो आहिस्ते आहिस्ते चला, नहीं गिरा, फिर भागना शुरू हुआ. इन अदर वर्ड्स, जो उसके पॉप जो ओवरलैप करते थे वो नहीं हुए. एंड गुरुजी एंड आई सैट इन द व्हीकल एंड वी लेफ्ट. एंड गुरुजी ने कहा कि मैंने उसको ठीक कर दिया. नो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी. आई एम एन एक्चुअल विटनेस. वो जो उन्होंने मेजर साहब का हार्ट प्रॉब्लम दुरुस्त की, इज इन फ्रंट ऑफ मी. इस औरत के साथ जो कार्रवाई की वाज इन फ्रंट ऑफ मी. उनका कहना, जब मैं पहली बार उनको गुरदासपुर में मिला, कि आपकी वाइफ प्रतिमा जो है उनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सही थी. फिर मेरे को उन्होंने ये भी कहा कि आपकी एक सिस्टर है जिसका नाम है वीना. इट वॉज द फैक्ट कि मेरी एक ही सिस्टर थी, उसका नाम वीना था. उन्होंने कहा कि उनकी शादी हुई है फेमस पत्रकार बुआ जी से. मैंने कहा बिल्कुल सही है गुरु जी. बोले वो कैंसर से पीड़ित है और किसी प्रकार से नहीं बचेगी, उनको ले आओ, मैं ठीक कर दूंगा. आई केम टू दिल्ली. आई टोल्ड माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर एच के दुआ, जो फेमस एडिटर इन चीफ थे हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, इंडियन एक्सप्रेस के 24 साल तक, देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया एडवाइजर थे. और अपनी सिस्टर को, वो कहते नहीं हम ये जादू टोने में नहीं बिलीव करते, वी बिलीव इन साइंस, हम इनके पास नहीं जाएंगे. एंड दे रिफ्यूज टू सी हिम. इन द अल्टीमेट एनालिसिस माय सिस्टर डिड नॉट सर्वाइव. वो बच जाती या नहीं बचती है तो मेरे को पता नहीं. इसके बाद नई दिल्ली में पोस्टिंग हुई. इन द मीन टाइम गुरुजी को के भी उनके चाहने वालों ने उनको बड़ा हॉल दिया, जो उस समय ऑन द वे टू कुतुब, कौन सा मोड़ है, मेरे को नाम तो भूल गए, उधर उसके आगे लेफ्ट में उनका बड़ा बड़ा हॉल था. गुरुजी वहां बैठते थे. तो मैं हफ्ते में एक बार ही जाता था, और जब जाता था तो आमतौर पे मैं 9-10 बजे जाता था. पूरा हॉल भरा होता था. मैं और मेरी वाइफ सबसे पीछे बैठ जाते थे. जैसे ही मैं पहुंचता था तो सबको बोलते थे मेरा यार आ गया है, और छुप के पीछे बैठा है. हम दोनों को एकदम से आगे बिठा लेते थे. और हर बारी सत्संग में कोई ना किसी को खड़ा करके बताते थे अपने बारे में बताओ. एक ब्रिगेडियर अशोक दीवान थे जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे. उनकी भी हार्ट समस्या थी, उनको भी हर प्रकार से उन्होंने ठीक किया. और कई और लोगों ने अपने बारे में बताया, उनको ठीक किया. मेरे साथ एक मेरी बिटिया भी जाती थी. उनको मेरी बिटिया बहुत अच्छी लगती थी. मेरी वाइफ को हमेशा ही कहते थे ये नकली चाची है, नकली आंटी है.
लेकिन इनसे बड़े प्यार से बात करते थे, इनको हर प्रकार का रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत देते थे। तो मेरे और मेरी बिटिया को और मेरी वाइफ को हम लोग रखा। जब सारे चले गए, मैंने कहा गुरुजी बड़ी रात हो गई है और मेरा घर काफी दूर है, रास्ते में सेफ नहीं है। बोले जब गुरु के दरबार से जाओगे, जब तक घर नहीं पहुंचोगे तुम सेफ ही सेफ हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। 3-4 बजे तक बैठा रहा और जब सब चले गए तो 1 घंटा मेरे से मेरी वाइफ के साथ में बिटिया से बात करते रहे। फिर बाद में उन्होंने एक नीले रंग का सिल्क का चोला पहना हुआ था, वो निकाल के मेरी बिटिया को दिया। बोले ये चोला जो है एक किस्म से तेरे लिए कवच के लिए काम करेगा, अपना कोई सूट इससे सिलवा लेना। अनफॉर्चुनेटली माई डॉटर डाइड सम इयर्स बैक ऑफ कैंसर, और वो मेरे पास उनका चोला अभी पड़ा हुआ है, बड़े ध्यान से बड़े संभाल के हमने रखा हुआ है। फिर मैंने गुरुजी को कहा उस दिन कि एक लड़की जो रोज आती है एवरी डे, वो आती है 2 घंटे चुप करके अलग से बैठ जाती है और डीप मेडिटेशन में रहती है, 2 घंटे के बाद में उठ के चली जाती है। ये लड़की कौन है? तो उन्होंने कहा इसका नाम है रोमा। तो मैंने इसको बोला, मैंने इसका नाम चेंज करके रोमा से रोमा कर दिया। मैंने कहा अगर तूने नाम बदल दी किया तो रोएगी तेरी माँ। एंड देन ही टोल्ड मी कि कल रात को जब आप गए, आपसे पहले ही लड़की गई, बड़ा जबरदस्त तूफान आ रहा था। जैसे ही बाहर गई मेन रोड के ऊपर एक बड़ा पेड़ जो है इसकी कार के ऊपर गिरा, कार पूरी क्रश हो गई। लेकिन रोमा का नाम चेंज करके मैं रोमा कर दिया था। उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, शी जस्ट केम आउट टोटली अनस्केथ्ड। अगेन दिस वाज टोल्ड टू मी पर्सनली बाय गुरुजी हिमसेल्फ। सो अपेरेंटली आई रियलाइज कि गुरुजी में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है और वो बहुत लोगों का। फिर मैंने गुरुजी से बात कहा, मैंने कहा गुरुजी आप बुरा नहीं मनाइए, जितने भी लोग आते हैं ये सारे के सारे या तो अमीर लोग हैं या पहुंचे हुए लोग हैं, आप गरीबों को क्यों नहीं आने देते? तो उन्होंने मेरे को अजीबोगरीब आंसर दिया। उन्होंने कहा जिनसे भगवान नाराज है उनके पिछले कर्मों की वजह से वो आज गरीब है, उनको उनके कर्मों की सजा दी जा रही है। मुझको तो इशारा मिलता है किसकी रक्षा करनी है, किसको इलाज करना है। आप देखते हो कि दरबार में 100 लोग होते हैं, 150 होते हैं, 200 लोग होते हैं, वो किसी एक को बुलाते थे या 2-3-4 लोगों को बुलाते थे। वो मेरे को प्राइमोडियल मदद से इशारा मिलता है और जब इशारा मिलता है तो उसको मैं बुलाता हूँ और आगे अपनी टांग कर देता हूँ या अपनी बाजू कर देता हूँ। वो आके मेरे को करते हैं, उनकी मैं एलिमेंट जो है अपने में संभाल लेता हूँ। उन्होंने इतनी ज्यादा बीमारियां लोगों की ले ली कि एक समय गुरुजी खुद बड़े बीमार हो गए और ऑलमोस्ट खत्म हो रहे थे, लेकिन भगवान ने कृपा से दोबारा एक किस्म से बच गए। लेकिन इवेंचुअली ही वेंट ऑफ। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, मेरी वाइफ जो है एक आध इंसिडेंट वो बताएंगी। नमस्कार। गुरुजी को कुछ ऐसा एहसास हुआ था कि मेरे को उन पर पूरा भरोसा नहीं है, इससे जब भी मैं जाती थी तो कहती थी नकली आंटी आ गई है। पर नकली आंटी कहने के बावजूद वो जो चाय होती थी, प्रसाद होता था, वो जरूर मेरे को देते थे और सबसे आगे हमको बिठाते थे। अक्सर हम लोग जब दिल्ली, बीच में तो हमारा बिल्कुल उनसे कांटेक्ट छूट गया जब जालंधर से गए हैं। दिल्ली में जब आए हैं तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि ऐसे एक गुरुजी हैं और चलो मैं आपको ले जाती हूँ। तब हमारा कांटेक्ट दोबारा उनसे हुआ। हम जब भी जाते थे वो हमको 1-1:30-2 बजे से पहले उठने नहीं देते थे और कहते थे कि आप मेरी मर्जी से जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और मैं कहती थी कि मेरे ओल्ड इन-लॉज हैं, मेरे फादर इन लॉ जगी रहेंगे जब तक हम नहीं पहुंचेंगे चिंता से। तो हमेशा कहते थे वो आराम से सो रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तब इनका ये, तब वो एम्पायर स्टेट में थे, इनका ये नया मंदिर जो है ये बन रहा था। एक बार रात के 2-2:30 बजे थे, हम लोग चलने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारी गाड़ी में चलिए और हमको ये शिव मंदिर में ले गए। चांदनी रात थी, पूरा उन्होंने हमको समझाया कि कहाँ कैसे क्या बन रहा है। तब बन ही रहा था और कहाँ मूर्ति होएगी, कहाँ ये होगा। और करीब 1.25 घंटा हमको उन्होंने वो पूरे उस जगह को दिखाया, समझाया और फिर उन्होंने कहा अब आप आराम से जा सकते हैं। मेरी बिटिया को उन पे बहुत ज्यादा विश्वास था और शायद उसी के कहने से
हम लोग जो है बार बार गुरु जी के पास जाते थे। मेरे हस्बैंड के साथ तो जालंधर में बिल्कुल एज अ फ्रेंड थे। जब हम जालंधर में मिले हैं उनको पहली बार, तो उनके चाहने वाले में से मुश्किल 20-25 लोग ही होते थे। साधारण उन्होंने ऑरेंज चोगा पहना होता था, कोई ऐसा कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप शांत बैठे थे, ध्यान में बैठे रहते थे। जब हमने उनको दोबारा हमारा कांटेक्ट दिल्ली में हुआ तो मैं काफी हैरान हो गई, क्योंकि जो गुरुजी जो हमने देखे थे जिनके करीब 25-30 ही लोग थे, 50-100 मुश्किल से, अब उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी। मेरी बेटी उनसे कहती थी कि गुरुजी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तब वो जब जालंधर में थे तो वो कहती थी कि बस तुम लिख दो गुरुजी जालंधर, और जो पत्र है तुम्हारा वो मेरे को अपने आप ही मिल जाएगा। मतलब इतना लोगों की इतनी मान्यता थी जालंधर में उनको कि केवल गुरुजी जालंधर लिखने से उनके पास लेटर्स जो है मिल जाते थे। फिर मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मेरा प्रमोशन बोर्ड होना था कर्नल टू ब्रिगेडियर के लिए, तो उससे पहले मेडिकल होना था। मेरे को किसी प्रकार की कोई मेडिकल इवेंट नहीं थी, लेकिन मैं बड़ा टेंस था। तो मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा मेरा मेडिकल जालंधर में है। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, बेटे तू यार आज पहली बारी मैं देख रहा हूँ तुम बड़ा स्ट्रेस हो, बड़े टेंस हो। तो उन्होंने पहली बारी मेरे पास अपनी बाजू आगे कर दी, मैंने इग्नोर कर दिया। तो एक और औरत थी साथ में, उन्होंने कहा गुरुजी आपको इशारा कर रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को दबाना शुरू किया, तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले तेरी मैंने टेंशन और तेरे स्ट्रेस दूर कर दिया। कल जब तू सुबह जाएगा जालंधर में तेरा मेडिकल नहीं होगा। मैंने कहा मेरे को तो जालंधर में टाइम दिया और कहा कि 9 बजे आओ। कहते जालंधर में आपका मेडिकल नहीं होगा, आपको जालंधर से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अमृतसर में, और वो भी अगले दिन के लिए। आराम से जाना, मेरे को सुबह मिलना। मैंने कहा नहीं मैं सुबह चला जाऊंगा, 8 बजे निकल जाऊंगा। एक घंटा जर्नल से अमृतसर बाय रोड बहुत एक सवा घंटे का था। मैं 9 सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा, जल्दी। बोले आप जब मर्जी पहुंच जाओ, 7 बजे पहुंच जाओ, 12 बजे से पहले आपको कोई नहीं देखेगा और 12:15 बजे के बाद कोई नहीं देखेगा। 12 से 12:15 बजे के बीच में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, और अगर नहीं मिलती तो समझ लीजिए आपका मेडिकल उस दिन नहीं हुआ। लेकिन 99% 12 से 12:15 बजे के बाद बीच में आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और आप मेडिकल में थ्रू हो जाएंगे। वास्तव में अगले दिन जब मैं जालंधर में हॉस्पिटल में गया तो मेरे को बताया गया कि कल रात को ही मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं उनको फिरोजपुर भेज दिया गया और वो अवेलेबल नहीं है, आप अभी अमृतसर जाइए। मैं अमृतसर, गुरुजी की बात नहीं मैंने मानी, मैं सुबह निकल गया अमृतसर। वहां गया तो मेरे को पता लगा कि उन्होंने कहा कि मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो भी बाहर गए हुए, कोई इंसिडेंट हुआ है और वो अभी वापस नहीं लौटे, और वापस लौटने के बाद भी वो बड़े बिजी हैं, आपको दोबारा अपॉइंटमेंट मिलेगी कुछ दिन के बाद। एनीवे, सिंस गुरुजी ने मेरे को कहा था 12 बजे तक, 12 से पहले कोई नहीं देखेगा, 12 से 12:15 बजे तक आपको कोई अपॉइंटमेंट जरूर मिल जाएगी। आई डिसाइडेड टू स्टे ऑन। 12 बजे एक मेडिकल स्पेशलिस्ट आए, और जैसे ही वो आए तो मेरे को एकदम से जफी मारते हैं ना जैसे हम लोग, उस माफिक मिले। नाउ आई वाज अ हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर इन बगडोगरा। नॉर्थ सिक्किम में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें 100 से ज्यादा इंजीनियर की कंपनी के लोग मर गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो मैं बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको इवैक्यूएट कर रहा था, और ये जो डॉक्टर है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ये उस समय उन पीड़ितों को फर्स्ट एड दे रहे थे। तो वहां 2-3 दिन हम लोग एक दूसरे में रोज मिलते रहे, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी द सेम डॉक्टर। तो मेरे को कहा कि आप इधर किस लिए आए हो? मैंने कहा अपने एनुअल मेडिकल के लिए। बोले फॉर्म का है? मेरे फॉर्म ये है। तो उन्होंने फॉर्म भर के खुद साइन करके स्टैंप लगाया, क्या हो गया तेरा मेडिकल? मैंने कहा मेरा मेडिकल तो कर लीजिए। तो ही सर तुम्हारा मेडिकल हो गया एंड यू आर थ्रू। एंड आई लुक्ड एट द वॉच, इट वाज बैंग ऑन 12 o'clock व्हेन आई मेट हिम, एंड इट वाज 12:15 व्हेन ही सेड आपका मेडिकल हो गया। तो वंस अगेन, हाउ डिड गुरुजी न्यू कि 12 से पहले मेरे को कोई नहीं देखेगा और 12:15 के बीच में? सो अपेरेंटली दिस वर क्लियरली इंडिकेशन दैट ही हैड सुपरनैचुरल पावर्स। पावर्स। फिर मैंने जब गुरुजी से बहुत कुछ पूछता था तो मेरे को गुरुजी कहते थे कि मैं सारी रात जो है मेडिटेशन करता हूँ, मैं रात को सोता नहीं हूँ, सारी रात में मेडिटेशन में रहता हूँ, और दिन में मैं लोगों को मिलता हूँ, लोगों के दुखों को दूर करता हूँ। तो मैंने उनको कहा आप सोते होते नहीं? फिर मेरे को एक दिन बोले, काफी से ज्यादा यारी दोस्ती हो चुकी, तू मेरे से मांग क्या चाहता है?
एक कुछ भी मांग ले, मैं 100% आपको दूंगा। मैं कहा गुरु जी ध्यान से सोच लीजिए, आप मेरे को वायदा कर रहे हैं, क्या वायदा पूरा कर पाएंगे? बोले हाँ 100% वायदा पूरा करूंगा। तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या मांगेगा, प्रमोशन मांगेगा, क्या मांगेगा। मैं कहा गुरु जी जो आपको भगवान से वरदान मिला है वही वरदान आगे मेरे को पास ऑन कीजिए। तो बोले उसके लिए तो बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। मेरे बिहाफ पे मेरी वाइफ, मेरी मदर ने तपस्या की, फिर मैंने बड़ी तपस्या की। तो तपस्या करोगे तो अपने अपने आप आपके पास आ जाएगा, लेकिन तपस्या के बिना तो वो वरदान मैं नहीं दे सकता। वो वरदान तो देने वाली प्राइमोडियल मदर है। प्राइमोडियल मदर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके व्यापे को मैं कर दूंगा। यानी दूसरे लफ्जों में हमारी काफी ज्यादा फ्रेंडशिप रही, टिल आई गॉट पोस्टेड आउट फ्रॉम देयर, आउट ऑफ दिल्ली टू गुरदासपुर, सॉरी आई गॉट पोस्टेड आउट टू गोपालपुर। गोपालपुर वॉज इन उड़ीसा। और उसके बाद में मेरा गुरुजी से कांटेक्ट खत्म हो गया। तो जब मैं वापस आया तो तब तक मैं गुरुजी संसार को छोड़ के जा चुके थे, तो मैं उनसे दोबारा नहीं मिल सका। मेरे को अभी भी अफसोस लगता है कि मेरे को जो छत्रपुर का मंदिर था वो गुरुजी ने खुद आमंत्रित किया था। गुरुजी खुद लेके गए थे। जब बन रहा था तकरीबन 1-1.5 घंटा खुद उन्होंने सब कुछ बताया, समझाया, दिखाया, अपना कक्ष का होगा सब कुछ। लेकिन उसके बाद में मेरा कभी दिल ही नहीं किया उस मंदिर में जाने का। इसके बावजूद कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने, कई लोगों ने मेरे को बहुत बारी कहा है आप हमारे साथ चलो, हम ले जाएंगे। लेकिन सम हो दी अगर माइनस गुरु जी, मेरा दिल ही नहीं किया वहां जाने का। तो मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताना था मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं चीजों का वर्णन कर रहा हूँ जो वास्तव में मैंने अपनी आंखों से खुद देखा या अपने कानों से खुद सुना, जहां मेरे को गुरु जी ने खुद बताया। इसके अलावा बहुत कुछ मैंने गुरु जी के बारे में सुना, बहुत कुछ दूसरों से सुना, लेकिन उनका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हेर से हो सकता है। जितनी चीजें मैंने बताई है और भी अनेकों चीजें आई कैन कीप टेलिंग यू फॉर द डेज टुगेदर, लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए बहुत काफी हो गया। फिर मैं जब जलंधर में बैठते थे तो मैंने अनेकों बार देखा कि जो हमारे एमएच के स्पेशलिस्ट थे, हेड ऑफ द मिलिट्री हॉस्पिटल, वो भी आकर उनसे बैठते थे। जो हमारे आई स्पेशलिस्ट थे वो अपनी वाइफ को लेके आए कि इनको आंखों की रोशनी इनकी चली गई है। वो खुद देश के बड़े रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट थे, वो अपनी वाइफ को लेके आए और गुरुजी ने मेरी प्रेजेंस में 2 या 3 दिन में उनकी आंखों की रोशनी जो चली गई थी दोबारा लौटा दी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर मैं देखा कि पंजाब में उस समय जैसे बता रहा था कि इट वाज पीक ऑफ इंसर्जेंसी, उसके बावजूद मैंने जो बड़े बड़े वहां के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे, डीएसपी थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे, इवन क्या नाम था जो उस समय पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, मेरे साथ इनफैक्ट बड़ा केपीएस गिल, मैंने उनके दरबार में एक दिन केपीएस गिल को भी बैठे देखा। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो वास्तव में गुरु जी में बिलीव करते थे, उनको फेथ था, उनको ट्रस्ट था, तभी वो आते थे। इसके बावजूद कि आतंकवाद फैला हुआ था और उधर जब हम गुरु जी को उधर जाते थे तो किसी प्रकार का हथियार वगैरह अंदर नहीं जा सकता था, किसी प्रकार के सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं थे। तो कहते हैं जब आप मेरे दरबार में हो तो हर प्रकार से आप सिक्योर हो। फिर जब मैं उनको मेरा दिल्ली में जिसके बारे में बातचीत कर रहा था उस समय मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी आप, मैं आता हूं तो मेरे को इतनी सारी बर्फी खिला देते हो, मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बोले और दो इसको, और दो। मेरे को एक्चुअली एक एक पाव बर्फी खिला देते थे। तो बोलते थे जब मेरे पास बैठ के तुम खा रहे हो, लड्डू खा रहे हो, बर्फी खा रहे हो, तो एक किस्म से ये प्रसाद है, आपकी डायबिटीज वगैरह कुछ होगा, लेकिन अगर मेरे यहाँ से इसको बाहर ले जाके खाओगे तो नुकसानदेह होगी। तो मैं वास्तव में इतनी सारी बर्फी खा के जब घर में आके ग्लूकोमीटर से चेक करता था तो यूज्ड टू बी सरप्राइज कि गुरु ग्लाइसेमिक वैल्यू 90-95 100 से कम रहती थी आफ्टर ईटिंग ऑलमोस्ट फूड। तो ये साफ चीज पर दर्शाता है कि उनको वास्तव में भगवान का वरदान था। इस समय पूरी दुनिया पीड़ित है, हमारे देशवासी पीड़ित है, सारे परिवार हमारे पीड़ित है, सबको की फैमिली में किसी ना किसी मेंबर को पीड़ित इस समय कोविड हुआ है। मेरी भगवान से विनती है, गुरु जी से विनती है, वो जहां भी है अपने जो
संगत है उनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखे, उनको सुखी रखे, उनके परिवार को सुखी रखे, और हो सके तो हमारे देश को भी हर प्रकार से इस महामारी से बचाए। Once again, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग गिवन मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।